हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक गोल गोल ज्योतिर्गणित का प्रश्न पत्र है, जो कि 2025 का है। और इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो इस प्रश्न पत्र में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 10 प्रश्न आते हैं जिसमें से 5 के उत्तर देने होते हैं। ये 2025 का प्रश्न पत्र है आपके सामने। गोल ज्योतिर्गणित, ज्योतिर्विज्ञान विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक की सविस्तार व्याख्या कीजिए। यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम, इस टाइप का है। दूसरा है, भास्कराचार्य जी ने पुराणों में लिखित भू समतलत्व सिद्धांत का किस प्रकार खंडन किया। तीसरा है, इसमें भी श्लोक का सचित्र वर्णन करना है। लंका कुमध्ये यम कोटिश्च। चौथा है, द्रोणी देश से क्या अभिप्राय है। पांचवा है, निम्नलिखित श्लोक की शुभपत्ति की व्याख्या कीजिए। प्रोक्तो योजन संख्या। इस तरह से करके अब एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। जो पहला प्रश्न था वो है, निम्नलिखित श्लोक की सविस्तार व्याख्या कीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है। श्लोक है, यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्या महानस्य गर्भे अहंकारो भूता खक शिख जलोर्व्यस्ततः संघेतश्च ब्रह्मांड यज्ञ थर्गमहि पृष्ठनिष्ठा द्विरच्ये विश्व सस्वजयति परम ब्रह्मम तत्व तत्व माधवम। इसका श्लोक का उत्तर क्या है। यह श्लोक दार्शनिक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के मंगलाचरण से लिया गया है, जिसकी रचना महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य द्वितीय ने की है। इसमें उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम को बताते हुए आदि तत्व परम ब्रह्मा की वंदना की है। यहाँ इस श्लोक की शब्दार्थ, अन्वय और सविस्तार व्याख्या निम्न है। अन्वय अर्थात अक्षरों का संयोजन या क्रम किस तरह से है। यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम महान अस्य गर्भे अहंकार अभूत ततः ख शिख जल पूर्व अस्तित्व संघस्ते च ब्रह्मांडम यज्ञ ठरग महीपृष्ठ निष्ठा विरिच्ये विश्वम सस्वजयति तत् आद्यम तत्वम परम ब्रह्म। अन्वय में हम क्या करते हैं कि संस्कृत के बड़े शब्दों को एक्चुअली में कितने छोटे शब्दों से मिलकर बना है उसमें ब्रेक कर देते हैं। शब्दार्थ, अब इसमें जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है। क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम, क्षोभ अर्थात हालचल को प्राप्त प्रकृति और पुरुष से। महान महातत्व अर्थात सृष्टि की बुद्धि या चेतन। अश्य गर्भे, इसके महातत्व के गर्भ से। अहंकारो भूता, अहंकार उत्पन्न हुआ। ख क शिख जल उर्वी अर्थात आकाश मतलब खा, वायु का, अग्नि शिख, जल और पृथ्वी उर्वी। संघेतुश्च, इनके आपस में मिलने या संघात से ब्रह्मांडम, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यज्ञ ठरगा, जिसके उदर या पेट में स्थित। महिपृष्ठ निष्ठा, पृथ्वी की सतह पर स्थित। विरिंच विश्वम, ब्रह्मा जी का यह संसार। सस्वजयति, निरंतर सत्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। परम परम ब्रह्मम तत्व तत्व माध्यम, उस परम ब्रह्मा रूप आदि तत्व की जय हो। अब इसकी सविस्तार व्याख्या। इस श्लोक में सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन के समन्वय से सृष्टि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रम समझाया गया है। पहला, सृष्टि का उद्भव अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन। श्लोक की पहली पंक्ति कहती है कि जब मूल चेतना अर्थात परम ब्रह्मा की इच्छा से प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष अर्थात चेतन में क्षोभ या हलचल पैदा होती है, तब सबसे पहले महातत्व अर्थात बुद्धि का जन्म होता है। इस महातत्व के भीतर से अहंकार उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है पंच महाभूतों और ब्रह्मांड का निर्माण। अहंकार के बाद क्रमशः पंच महाभूतों का निर्माण होता है, जिन्हें श्लोक में इस प्रकार दर्शाया गया। ख शिख जल उर्वी अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। जब ये पांचों तत्व आपस में मिलते हैं, पंचीकरण या संगति, तब इस विशाल ब्रह्मांड की भौतिक संरचना तैयार होती है। तीसरा पॉइंट है चराचर जगत और ब्रह्मा जी की सृष्टि। इस ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी की सतह पर ब्रह्मा जी अर्थात विरिंच द्वारा निर्मित समस्त चर अचर संसार, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि निवास करता है। यह पूरा का पूरा विश्व वास्तव में उसी परमेश्वर के उदर अर्थात गर्भ में समाया हुआ है।
अब निष्कर्ष, चौथे पॉइंट में हम आपको निष्कर्ष बता रहे हैं। भास्कराचार्य कहते हैं कि वह आदि तत्व जो इस पूरी सृष्टि का निमित्त अर्थात कारक है और उपादान अर्थात सामग्री दोनों है, वह परम ब्रह्म हमेशा सर्वोपरि और विजयी रहता है। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूं। अब 2000 प्रश्न पत्र का द्वितीय प्रश्न, गोल ज्योतिर्गणित में भास्कराचार्य जी ने पुराणों में उल्लिखित भू समतलत्व सिद्धांत का किस प्रकार खंडन किया है तथा पृथ्वी के गोलाकार होने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह भी 14 नंबर का प्रश्न है। उत्तर, महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय खंड में पौराणिक कथाओं में वर्णित पृथ्वी के समतल अर्थात फ्लैट अर्थ होने के मत का वैज्ञानिक, गणितीय और तार्किक आधार पर कड़ा खंडन किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण और गणितीय गणनाओं के माध्यम से पृथ्वी के गोलाकार होने को अकाट्य रूप से सिद्ध किया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए तर्क और खंडन की विधि निम्नलिखित है। पहला, भू समतलत्व अर्थात पृथ्वी के समतल के सिद्धांत का खंडन। पौराणिक काल में कुछ स्थानों पर रूपात्मक रूप में पृथ्वी को समतल शेषनाग या कछुए की पीठ पर टिका हुआ माना गया था। भास्कराचार्य ने इस धारणा को अंधविश्वास और अज्ञानता बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क जो था का चींटी और विशाल गोले का उदाहरण। लोग सोचते थे कि यदि पृथ्वी गोल है तो हमें यह समतल क्यों दिखाई देती है। इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी का आकार मानव की दृष्टि की तुलना में अत्यंत विशाल का है। तो तर्क उन्होंने क्या दिया इस आधार पे, उन्होंने कहा कि जैसे कि एक बहुत बड़े गोले पर चलने वाली एक अत्यंत सूक्ष्म चींटी को वह सतह समतल ही प्रतीत होती है, ठीक वैसे ही इतनी विशाल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा समतल दिखाई देता है। गणितीय नियम क्या है? वृत्त या गोले का एक बहुत छोटा हिस्सा अल्पचाप या आर्क हमेशा एक सीधी रेखा की तरह व्यवहार करता है। ख आधारहीनता का खंडन। कछुआ या शेषनाग का तर्क इसमें मतलब आधारहीन है ऐसा माना उन्होंने, और उन्होंने खंडन किया है कछुआ या शेषनाग। किस तर्क पे किया है? यदि पृथ्वी को किसी कछुए, हाथी या शेषनाग के सहारे टिका हुआ माना जाए तो प्रश्न उठता है कि वह कछुआ या शेषनाग किस पर टिका है। भाई वो भी तो किसी पर टिका होगा, और इस प्रकार यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। वो जिस पे टिका होगा फिर वो भी किसी पे टिका होगा, फिर टिका 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 कितने बार टिका। इसलिए जिसे दर्शन में अनवस्था दोष कहते हैं, ऐसी अवस्था जो कभी खत्म ही ना हो, तो ये एक अनवस्था दोष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इसीलिए पृथ्वी को किसी भी भौतिक आधार की आवश्यकता नहीं है, वह अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से टिकी है। अब दूसरा कारण बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी के गोलाकार होने का सिद्धांत और प्रमाण क्या है। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को भूगोल यानी पूरी तरह से गोल पिंड सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक तर्क दिए। पहला तर्क क्या था? आकृष्ट शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन से सदियों पहले भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया और बताया कि गोल पृथ्वी के हर कोने पर लोग सुरक्षित कैसे रहते। उन्होंने गोलाध्याय के भुवन कोश में लिखा है, आकृष्ट शक्तिश्च महितया यत खस्थम गुरु गुरु स्वभामुखम स्वशक्तया, खुद अपनी शक्ति से आकृष्यते तत्व पतित भाति समेश मनमता व पतित्व खेल। अर्थात पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति या आकृष्ट शक्ति है, या अंतरिक्ष में स्थित भारी वस्तुओं को अपनी शक्ति से अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसीलिए वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। कोई भी चीज आप गिराइए, सारे फल जमीन पर ही गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। तो गोलाकार का प्रमाण क्या हुआ? चूंकि पृथ्वी गोल है और इसका आकर्षण बल चारों तरफ से इसके केंद्र अर्थात सेंटर की ओर काम करता है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। नीचे वाले लोगों को हम उल्टा मानते थे, पर फिर भी वे कभी नीचे नहीं गिरते हैं। दक्षिण ध्रुव उल्टा है, वहां पे खड़ा आदमी का पैर ऊपर और सर नीचे है, तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए, और वो गिर नहीं रहा है। और वहां आप खुद भी जाके देखें तो आप भी नहीं गिरेंगे, और आपको ये लगेगा भी नहीं कि आप उल्टा खड़े हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की तरफ ये बल लग रहा है, इसलिए हमेशा सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पैर ही नीचे की तरफ है।
क्योंकि वो बल केंद्र की तरफ लग रहा और पैर पृथ्वी पर हैं, तो पुलिंग फोर्स के डायरेक्शन में सबसे पहले पैर आ रहा तो सबसे नीचे वही, और सर अपने आप ऊपर ऊपर ही माना जाएगा हमेशा। तो पृथ्वी का ऊपर या नीचे जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ केंद्र की तरफ आकर्षित होता है। इसका दूसरा खा पार्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भेद। इसमें तर्क क्या है? यदि पृथ्वी समतल होती तो पूरी पृथ्वी पर सूर्य एक ही समय में उदय होता और एक ही समय में अस्त हो जाता। भाई अगर फ्लैट सरफेस है तो जैसे ही सन सामने आया तो पूरी पृथ्वी पर एक साथ दिन हो गया, और जैसे ही तल के नीचे गया सूर्य, पूरी पृथ्वी पे एक साथ रात हो गई। पर ऐसा होता नहीं है। जब भारत देश में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। इसके मतलब पूरा सरफेस फ्लैट नहीं है। तो प्रमाण रूप में यही बताया गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। पूर्व में स्थित देशों जैसे जापान या भारत के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम के देशों में बाद में। यह समय का अंतर केवल तभी संभव है जब पृथ्वी की सतह वक्राकार या गोलाकार हो। अब समतल के खंडन में जो गा इन्होंने प्रमाण दिया है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया को देख के दिया है। इसका तर्क क्या है? करण कुतूहल ग्रंथ में उन्होंने चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो प्रमाण रूप में क्या होता है? चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की यह छाया हमेशा वृत्ताकार होती है। देखा गया कि चंद्रमा पे कोई फ्लैट जैसी चीज नहीं नजर आती है, वृत्ताकार नजर आती है, सर्कुलर। तो किसी भी वस्तु की छाया हर दिशा से केवल तभी गोल हो सकती है जब वह वस्तु स्वयं एक गोल हो। तो इसके मतलब पृथ्वी बीच में आ गई है और उसकी गोल छाया बन रही है चंद्रमा पे, तो इसका मतलब पृथ्वी खुद में गोल होगी तभी तो गोल छाया बनेगी। तो ये तो सबसे बड़ा प्रमाण हो गया, क्योंकि चंद्र ग्रहण में दिखता भी है। अब इस संदर्भ में घा एक लास्ट प्रमाण जो उन्होंने दिया है, भू परिधि सरकमफ्रेंस की सटीक गणना करके उन्होंने बताया। पृथ्वी को गोल मानकर ही भास्कराचार्य ने उसकी परिधि और व्यास की गणना की। उन्होंने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन और परिधि 4967 योजन बताई थी, जो आधुनिक वैज्ञानिक मापों लगभग 40,000 किलोमीटर परिधि के अत्यंत निकट है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? भास्कराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि पुराणों में दिए गए कुछ विवरण केवल रूपक या सामान्य जनता को समझाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, जबकि वास्तविक पारमार्थिक और खगोलीय सत्य यही है कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जो कि बिना किसी भौतिक सहारे के अंतरिक्ष में अपनी आकर्षण शक्ति के कारण टिकी हुई है। 2025 गोल ज्योतिर्गणित का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित श्लोक का सचित्र वर्णन कीजिए। लंका कुमध्ये यम कोटिश्च प्राक पश्चिमे रोमक पत्तन च अधस्तता सिद्धपुरम सुमेरु सौम्य स्थे शाम्य वाडवनालश्च कुवृत्त पादांतरितानि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति वसंति मेरो सुर सिद्ध संका और वे च सर्वे नरका सदैत्या। इसका उत्तर क्या है? सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय का यह श्लोक पृथ्वी के भूगोल, प्रमुख नगरों की स्थिति और ध्रुवों अर्थात पोल का सटीक वैज्ञानिक वर्णन करता है। भास्कराचार्य ने इसमें पृथ्वी को एक गोला अर्थात स्फीयर मानते हुए अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड की एक प्राचीन व्यवस्था समझाई है। यहाँ श्लोक का सचित्र वर्णन और विस्तृत व्याख्या। तो आप समझ सकते हैं कि ये श्लोक 1500 साल पुराने हैं और न्यूटन ने तो 500 साल पहले दिया था। इसका मतलब हम लोग उनसे भी 1000 साल पहले ये सारी चीजें बाकायदे संस्कृत के श्लोक के रूप में लिख चुके थे प्रमाण के साथ में। तो हमारा साहित्य, भारतीय साहित्य बहुत ही प्राचीन है। तो पहला प्रमाण भौगोलिक स्थिति का चित्र, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, प्राचीन भारतीय भूगोल। इसमें 4 शहर और 2 ध्रुव का वर्णन किया। तो देख लें, ये पृथ्वी है पोल से पोल। जो पोलों का नाम है, नॉर्थ पोल को हम सुमेरु कहते हैं, साउथ पोल को वाडवानल कहते हैं, और जो विषुवत रेखा है उस पे 90-90 डिग्री के अंतर पे नगर हैं। और इसमें जो पहला 90 डिग्री जहां जीरो से शुरुआत हुई, क्योंकि जीरो से चक्कर लगा के वापस 360 डिग्री होता है,
तो जहां 0 है वहीं पे 360 भी वापस आके पूरा होगा। तो इस जगह को पृथ्वी का केंद्र माना गया, लंका कहते हैं इसे, ये सेंटर है। इससे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल स्थिति पे, देशांतर दूरी पे, 90 डिग्री देशांतर दूरी पे यमकोटि है, ये ईस्ट में पड़ेगा। और इससे 90 डिग्री पीछे वेस्ट में रोमक पत्तन है, ये वेस्ट में पड़ेगा। और इसके ठीक 180 डिग्री अपोजिट पीछे भी एक स्थल है। और इस तरह से 4 स्थल जो है विषुवत रेखा पे हैं और 2 ध्रुवों पे हैं। इस तरह से पृथ्वी के 6 नगरों को हमने स्पेसिफाई किया। और ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। अब इसका दूसरे पॉइंट पे, पहले में तो हमने आपको चित्र सहित समझा दिया, अब दूसरे में हम बताने जा रहे हैं श्लोक का विस्तृत अर्थ और व्याख्या। इसका का पाठ है, भास्कराचार्य पृथ्वी की परिधि या सरकमफ्रेंस को 4 बराबर भागों में बांटकर 4 मुख्य नगरों की स्थिति बताते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर विषुवत रेखा या इक्वेटर पर स्थित हैं। नंबर 1 लंका, ये सेंटर पे है। ये हमने बताया कि जहां 0 डिग्री की शुरुआत हो रही है। इसकी स्थिति या पृथ्वी के कुमध्य अर्थात बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहां से ही भारतीय ज्योतिष की गणनाएं शुरू होती हैं। दूसरा यमकोटि, इसकी स्थिति लंका से पूर्व या ईस्ट दिशा में है। तीसरा रोमक पत्तन, इसकी स्थिति लंका से पश्चिम दिशा में, इसे रोम शहर से भी जोड़ा जाता है इसलिए इसका नाम रोमक पत्तन है। और आप देख लें लंका से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो रोम शहर आता है, इसलिए इसका नाम रोमक पत्तन है। चौथा सिद्धपुर, लंका के ठीक विपरीत, इसीलिए गोले में दर्शित नहीं है, वो नक्शे में लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि लंका के ठीक विपरीत अर्थात 180 डिग्री के अंतर पर वो गोले का पिछला हिस्सा है, तो वो हम लिख नहीं सकते, उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। वो है सिद्धपुर। यह पृथ्वी के दूसरी ओर है। जैसे आज के नक्शे में अमेरिका, अगर हम लंका और भारत को नक्शे पे देख रहे हैं तो जो हमारा ग्लोब आता है उस पर अमेरिका नहीं नजर आता है, क्योंकि ठीक वो उसके पीछे होता है। तो वही सिद्धपुर है। ख अर्थात द्वितीय खंड में 2 ध्रुवों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे 2 विशेष स्थान बताए गए हैं। सुमेरु या उत्तर दिशा अर्थात नॉर्थ पोल में स्थित है। श्लोक के अनुसार यहाँ देवता और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वडवानल या दक्षिण दिशा अर्थात साउथ पोल में स्थित है। यहाँ दैत्य और नरक का वास माना जाता है, वडवानल। वैज्ञानिक विश्लेषण, तीसरे पॉइंट में हम वैज्ञानिक विश्लेषण देने जा रहे हैं इन सारे नगर स्थलों के बारे में। कुवृत्त पादांतरितानि श्लोक में कहा गया है कि यह स्थान कुवृत्त अर्थात पृथ्वी की परिधि के पाद अर्थात चौथाई भाग यानी 1/4 के अंतर पे है। अतः लंका, यमकोट, सिद्धपुर और रोमकपत्तन एक दूसरे से 90 डिग्री देशांतर की दूरी पर हैं। और इससे पता चलता है कि गोल पृथ्वी का प्रमाण यही है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने न केवल पृथ्वी के गोल होने का ज्ञान था, बल्कि उन्हें अक्षांश, देशांतर और ध्रुवों का भी सटीक समझ थी। गोल ज्योतिर्गणित का चौथा प्रश्न 2025, द्रोणी देश से क्या अभिप्राय है? सभी द्रोणी देशों के साथ सभी नवकुल पर्वतों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या है? द्रोणी देश और कुल पर्वतों का वर्णन भास्कराचार्य विरचित सिद्धांत शिरोमणि और पौराणिक भूगोल के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका सविस्तार और सचित्र समाधान प्रस्तुत है। वो क्या है? नंबर 1, द्रोणी देश से क्या अभिप्राय है? डेफिनेशन ऑफ द द्रोणी देश। भास्कराचार्य ने भुवनकोश में द्रोणी शब्द का उपयोग पृथ्वी पर्वतों के बीच स्थित भूभाग के लिए किया है। तो इसकी परिभाषा क्या है? 2 पर्वतों के मध्य स्थित देश या भूभाग को द्रोणी देश कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ किन चीजों से निकलता है? द्रोणी का अर्थ होता है डोंगी, नाव या दोना। चाहे डोंगी हो या नाव हो, नाव के दोनों किनारों के बीच में गहराई होती है, डोंगी भी ऐसी होती है। और दोना जो एक पात्र होता है, दोने में जैसे हम लोग चंदामृत वगैरह लेते हैं, तो दोना भी अंदर गड्ढा होता है। तो जिस प्रकार दोना बीच में गहरा और किनारों से उठा हुआ होता है, उसी प्रकार 2 पर्वतों के बीच की
निचली घाटी को द्रोणी कहा जाता है। देशांत दंतरगता इह द्रोणी संज्ञा, जो देश पर्वतों के मध्य में स्थित है वे द्रोणी देश कहलाते हैं। भौगोलिक महत्व क्या है? प्राचीन भारत में बड़े बड़े पर्वतों की घाटियों में जो राज्य या बस्तियां बसी थीं उन्हें द्रोणी देश माना जाता था। उदाहरण के लिए हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र या दक्षिण में पर्वतों के बीच के उपजाऊ मैदान। अब इस सबको हम, क्योंकि सविस्तार लिखा ना, मैप के जरिए भी समझाना है, तो एक तो ये छोटा मैप है लेकिन इसमें बताया गया है कि द्वीप के टर्न में कि द्वीप, 4 मुख्य द्वीप कौन से हैं। जम्बू द्वीप दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ उत्तर कुरु द्वीप, पश्चिम की तरफ भद्राश्व, पश्चिम नहीं पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ केतुमाल द्वीप, और इन सारे द्वीप के बीच में मेरू पर्वत है। अब इसको कंपेयर करें, ये आप बड़े मानचित्र से जो हम लोग देखते हैं भारत देश, ये यहाँ पे देखिए लिखा है अलकनंदा नदी भी वहां पे प्रवाहित हो रही है, तो भारत का नक्शा जो है अब आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में मेरू पर्वत, इलावृत जो रीजन है, इलावृत उसी मेरू पर्वत के बॉर्डर एरिया को कहते हैं। उसके सेंटर में ये मेरू पर्वत यहाँ पे लिखा हुआ। अब इस मेरू पर्वत के बगल में आप देखें यहाँ केतुमाल लिखा हुआ है, यही केतुमाल यहाँ पे है पश्चिम में। यहाँ पे भद्राश्व लिखा हुआ है, ये देखिए भद्राश्व द्वीप यहाँ लिखा। उत्तर कुरु द्वीप, तो ये देखिए उत्तर सागर की तरफ उत्तर कुरु द्वीप है, और इसी तरह से जम्बू द्वीप नीचे है। तो ये आपको द्वीप आप समझ गए, भारत जो है जम्बू द्वीप में आ रहा है, और यहाँ चाइना के ऊपर कहीं बीच में ये मेरू पर्वत, मंगोल चाइना के बॉर्डर के आसपास। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी में हम पर्वत भी बता दे रहे हैं, बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, जैसे हिमालय, वो सबको पता है। गंधमादन पर्वत चाइना में आएगा आज की डेट में। देवकूट, अर्णव, भद्राश्व, ये सारे जो है पर्वत आप यहां देख सकते हैं। पारसी, क्षारोदधी, लवण समुद्र, ये देखिए आज की डेट में आप काला सागर उसे कहते हैं। तो इस तरह से ये गंधार, अफगानिस्तान जिसे गंधार क्षेत्र लिखा हुआ है, तो पर्वतों की स्थिति भी यहाँ पे बता दी गई है। अब हम लोग उन पर्वतों को, नव पर्वत को डिटेल में पढ़ते हैं। तो नवकुल पर्वत, 9 क्लाइम माउंटेन्स। यदि पुराण और भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि कुछ मुख्य रूप से सप्तकुल पर्वत, 7 कुल पर्वत का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ प्राचीन परंपराओं और पाठ भेदों में हिमालय और गंधमादन को जोड़कर इनकी संख्या 9 मानी जाती है। यहाँ 7 मुख्य कुल पर्वतों के साथ 2 अन्य प्रमुख पर्वतों का वर्णन किया गया है, जो मिलकर इस समूह अर्थात नव कुल पर्वत को पूर्ण करते हैं। कुल पर्वत वे पर्वत होते हैं जो किसी महाद्वीप या देश के कुल अर्थात वंश या और उसका आधार के समान होते हैं। उन्हीं पर्वतों के आधार पे वो बसे होते हैं, और उन्हीं पर्वतों के कारण वहां जीवन होता है, क्योंकि उन पर्वतों से नदियां निकलती हैं जो जीवन का आधार, और वहां की नदियां जीवन का स्रोत होती हैं। भारत में हिमालय से निकलने वाली इंडस, सिंधु नदी और गंगा, जमुना, ये सारी नदियां जीवन का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र भी। उसी तरह से मिस्र में नील नदी निकलती है, वो वहां का स्रोत है, जीवन का स्रोत। इसलिए इनको नवकुल पर्वत कहते हैं, जो जीवन देने का कार्य। तो नवकुल पर्वतों का सचित्र वर्णन में, विस्तृत वर्णन में आते हैं। नंबर 1, महेंद्रगिरी। इसकी स्थिति है वर्तमान पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, जो विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। यदि आप कभी जाएं ओडिशा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया पे जो समुद्र की तरफ पड़ता है, तो आप देखेंगे कि वो पूरा एरिया पहाड़ी है, उसी को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। इसका महत्व क्या है हमारे प्राचीन ग्रंथों में? इसे परशुराम जी की तपस्थली माना जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं उसे। दूसरा है मलय पर्वत, इसकी स्थिति है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटका के नीचे
और केरल की शुरुआत में जो घाटी है, क्षेत्र है, उसको मलय कहा जाता है। मलय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह चंदन अर्थात मलेज की उत्पत्ति मानी जाती है। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। वहीं पे सबसे बड़ा चंदन तस्कर भी हुआ। तो देखिए, यह प्राचीन काल से उनके ये नाम रखे गए, क्योंकि आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ये स्थिति थी, वहां चंदन पैदा होता था। तो इसका महत्व है, यहाँ से चंदन अर्थात मलेज की उत्पत्ति मानी जाती है। अगस्त्य मुनि का आश्रम भी यही माना जाता है। और इसकी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग अर्थात केरल और तमिलनाडु की नीलगिरी या अन्नामलई पहाड़ियां मानी जाती है। तीसरा है सहाय। ये शहर के नाम से जाना जाता है। ये एक पर्वत है और इसकी स्थिति उत्तर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक या कोंकण तट में फैला है। आपने सुना होगा कोंकण रेलवे, जो कि मुंबई से ट्रेन चलती है, गोवा की तरफ जाती है, गोवा से आगे केरल तक, वो पूरा कोंकण रेलवे कहलाता है, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर चल रही है ट्रेन। बहुत ही दर्शनीय देखा देखा गया। और उसके कंस्ट्रक्शन में सबसे टफ रेलवे ट्रैक वो माना जाता है, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के ऊपर बना है। इसका महत्व क्या है? यह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। चौथा पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है शुक्तिमान, शक्तिमान भी कुछ लोग कहते हैं। इसकी स्थिति है विंध्याचल के पूर्व में स्थित पहाड़ियां, संभवतः छत्तीसगढ़, क्योंकि विंध्याचल आपको पता ही है, मिर्जापुर में विंध्य पर्वत में बसी हुई देवी, उन्हीं के नाम पे है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल के पूर्व में स्थित पहाड़ियां अर्थात छत्तीसगढ़ लगेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है। और बुंदेलखंड की पहाड़ियां, तो पूरा एरिया क्या पड़ता है वहां, छत्तीसगढ़ जिले के और बुंदेलखंड तक की पहाड़ियां, ये शुक्तिमान कहलाई जाती हैं। और महत्व क्या है? क्योंकि वहां से केन और महानदी जैसी नदियों का निर्माण होता है, और यही महानदी बाद में जाके कहां निकलती है? उड़ीसा में। ऋक्ष, पांचवा है ऋक्ष। इसकी स्थिति है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका महत्व है, सतपुड़ा पर्वत में ही नर्मदा और ताप्ती नदियां इसके दोनों ओर बहती हैं। इसे रीछ या भालू पर्वत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ है, एक जो वेस्टर्न साइड में जाती है वो नर्मदा नदी है, और जो ईस्टर्न साइड में जाती है वो ताप्ती नदी है, और बीच में भालू के जैसा एक पर्वत है, इसीलिए इसका नाम रीछ। छठवां है विंध्य। स्थिति है विंध्याचल पर्वतमाला, जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। उत्तर भारत अलग, दक्षिण भारत अलग, और यहाँ से पर्वतमाला पूरा जाती है विंध्य पर्वत। यह सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है और इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में निरंतर मिलता रहता है। सातवां है पारियात्र। स्थिति है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान और मालवा का पश्चिमी भाग है। महत्व है, यह चंबल और साबरमती नदियों का उद्गम स्थल, चंबल का क्षेत्र कहलाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। आठवां हिमालय सभी को पता है, यद्यपि इसे वर्ष पर्वत, सीमा पर्वत कहा जाता है। कई बार कुल पर्वतों की व्यापक सूची में इसे भारत के मुकुट के रूप में गिना जाता है। नवा है गंधमादन, हिमालय के कैलाश क्षेत्र के पास स्थित एक पौराणिक पर्वत, जहां देवताओं का वास माना जाता है, गंधमादन कहते हैं। पांचवा प्रश्न है 2025 का प्रश्न पत्र, गोल ज्योतिर्गढ़ लखनऊ विश्वविद्यालय का। इसका भी आपको सुपपत्ति की व्याख्या करनी है। श्लोक है, प्रोक्तो योजन संख्या कुपरिधि सप्तांग नंदा विद्या सद्यास कुभुजंग सहायक भुआ सिद्धांत केनाधिका प्रक्षेत्रफलम तथा युग गुण त्रिंश राष्ट्रद्वयो भूमे कंदुक जालवत कुपरिधि व्यासाहते प्रस्फुटम। अब कुछ चीजें तो आपको पढ़ते ही पता चल जाती है कि योजन संख्या, जैसे आपको योजन में इसका माप बताना। कुपरिधि, कु माने पृथ्वी और परिधि मतलब उसका सरकमफरेंस, पृथ्वी का सरकमफरेंस। तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते स्वतः ही ये आ जाता है कि इनका मतलब क्या है, कि कुछ संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी के शब्दों से एकदम हूबहू मिलते जुलते हैं। जैसे पृष्ठ क्षेत्रफलम, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया को कहते हैं। तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। यह श्लोक भास्कराचार्य द्वितीय विरचित सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय भुवन कोश से लिया गया है। इस श्लोक में भास्कराचार्य ने पृथ्वी की परिधि, व्यास और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया की अत्यंत सटीक गणना प्रस्तुत किया है।
यहाँ श्लोक की सोपवत्तिक व्याख्या दी गई है। अब आप इसको क्रम से देखेंगे, एक एक चीज का आप कैलकुलेशन करते जाएंगे। पहला, श्लोकार्थ और संख्या संकेत। यहाँ पे श्लोक का अर्थ दिया गया है और उसमें जो संकेत दिए गए, संख्या बताई गई है, वो पहले बताई गई। तो श्लोक में संख्याओं को दर्शाने के लिए कटपयादि या भूत संख्या पद्धति, जहां शब्द संख्याओं का प्रतीक होते हैं, और अंक का नाम वामतो गति, अर्थात अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं संस्कृत में, लिखते वक्त उसको उल्टी दिशा में लिखते हैं। अंक का नाम वामतो गति का प्रयोग किया गया। तुक्का, पृथ्वी की परिधि या सर्कमफ्रेंस के बारे में इस श्लोक में जो लाइन है वो क्या है? उस लाइन को पद कहते हैं। प्रोक्तो योजन संख्या कुपरिधि सप्तांग नंदा विद्या। इसका संकेत देख लीजिए, एक एक शब्द का संकेत अर्थ। सप्त अर्थात 7, अंग 6, नंद 9, अब्दि 4। अब अंका नाम वामतो गति से 4 9 6 7 पढ़ेंगे, 4967, अर्थात इसका हुआ पृथ्वी की परिधि 4967 योजन है। खा, पृथ्वी का व्यास या डायामीटर। इसका पद है, अर्थात जो लाइन है श्लोक में बताई गई है। द्वास कु भुजंग शायक भुवा सिद्धस केनाधिका। कु माने एक, अर्थात पृथ्वी एक ही है। भुजंग अर्थात सर्प 8 तरीके के हैं। शायक 5 हैं। भू, फिर से भू, पृथ्वी अर्थात कु एक ही है। अब अंका नाम वामतो गति के हिसाब से 1 5 8 1 उल्टा पढ़ेंगे तो 1 5 8 1 आ गया। ठीक है, वैसे संस्कृत में तो 1 8 5 1 था, उल्टा लिखने पे 1 5 8 1 हो। तो सिद्धांत केनाधिका, अभी इस श्लोक का दूसरा हिस्सा भी है, सिद्धांत केनाधिका, इसका अर्थ बाकी है। तो वो अलग से क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बीच में डेसिमल आ रहा है। इसमें अधिक वर्ड लिखा है, सिद्धांत केनाधिका, अधिक वर्ड जो आ रहा केनाधिका। तो अधिक जो बोला गया है वो एक्चुअली में उस टाइम में डेसिमल को अधिक से डिनोट करते थे, कि इतना लिखने के बाद इतना मान और अधिक है, उसको अलग से समझें। आज की डेट में उसको डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिद्धांत केनाधिका, सिद्ध अर्थात 24, धन अंश अर्थात भाग, अधिक यानी मोर पार्ट आफ्टर द डेसिमल। तो इसका टोटल अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का व्यास 1581 योजन और 0.42 अर्थात लगभग 1581.42 योजन है। अब गांव वाले पार्ट में हम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। इसका पद है, अर्थात जो लाइन है श्लोक में, वह है पृष्ठ क्षेत्रफलम तथा युगगुण त्रिंश राष्ट्राद्रयो। संकेत भाषा में इसको, संस्कृत के जो संकेत हैं उसको अंकों में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? युग 4 होते हैं, गुण 3 होते हैं, 63 अर्थात 30, और 63 मतलब 3, शत का 100 का 0 लिया यहाँ पे, क्योंकि शत अगर अकेला लिखा होता, 3 ना उसके साथ जुड़ा होता है, तो सीधे 100 कर देते, 100 कर देते, पर उसके आगे 3 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 63, 30। और अंका नाम वामतो गति के हिसाब से, क्योंकि संस्कृत में 63 का मतलब 0 3 हुआ, तो इसको 30 लिखेंगे, 30। सर या बाण 5 तरीके के, अष्ट मतलब 8 होता है, अद्रि मतलब 7। अब देखिए अद्रि यहां पे आ गया, 7 पर्वत। तो नव पर्वत अभी हमने बताया आपको। तो ये वही चीज है कि मूलतः 7 ही नवकुल पर्वत हैं, पर कुछ ग्रंथों में बाकी बचे 2 हिमालय और गंधमादन को भी नवकुल में ले लिया गया है। इसलिए अद्रि मूल रूप से तो 7 ही है। अब इसको क्रम आया 4 3 0 3 5 8 7, जो कि ऊपर लिखा है 4 3 0 3 5 8 और 7। अब इसको वामतो, अंका नाम वामतो गति से लिखेंगे तो 7 8 5 3 0 3 4, अर्थात देखा जाए तो 78 या 78,53,034 वर्ग योजन हुआ है। यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। तो ये भास्कराचार्य द्वितीय ने निकाले थे।
द्वितीय पार्ट में शुभपत्तिक व्याख्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ एंड लॉजिक भी दे रहे हैं कि जितने भी कैलकुलेशन थे अब इसका प्रूफ कैसे। भास्कराचार्य ने इस श्लोक में न केवल वैल्यूज दिए हैं बल्कि क्षेत्रफल निकालने का वैज्ञानिक सूत्र भी दिया है। तो सूत्र का निरूपण करते हैं। चलिए, श्लोक का अंतिम चरण कहता है, अब श्लोक में यह भी दिया गया कि इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। कंदुक जालवत कुपरिधि व्यासाहते प्रस्फुटम। कंदुक जालवत, जैसे किसी गेंद, कंदुक को हम गेंद कहते हैं, के ऊपर लगा जाल या कपड़े का खोल होता है। कंदुक जालवत, गेंद के ऊपर लगा हुआ कपड़ा, उसको जब खोल के आप फैला दें, या जैसे संतरे का जो छिलका है उसको निकालने के बाद फैला दें, तो वो जो परिधि निकलेगी, जो सरफेस एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, उसी का कैलकुलेशन दिया गया। तो कंदुक के ऊपर लगा जाल या कपड़े का खोल होता है, उसी को कंदुक जालवत कहा गया। कुपरिधि व्यास आहते, अर्थात पृथ्वी की परिधि सर्कमफ्रेंस, और व्यास अर्थात डायमीटर के गुणनफल से ही निकलता। तो भास्कर ने सूत्र बना दिया, क्या? सरफेस एरिया अर्थात क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल जो आएगा वो बराबर होगा सी एंड डी। सी क्या है? पृथ्वी की परिधि, और डी क्या है? डायमीटर। यह सूत्र आधुनिक गणित के पाई डी इंटू डी दैट इज पाई डी स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर के बिल्कुल समान है, क्योंकि परिधि सी बराबर पाई डी होता है, तो सी की जगह पाई डी रखो और डी से मल्टीप्लाई करें पाई डी स्क्वायर, तो यह आ गया पाई डी स्क्वायर। तो यह आधुनिक गणित से एकदम 100% मैच कर रहा है। सरफेस एरिया पाई डी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा कि गणित की इस फार्मूले में गणना रखिए। भास्कराचार्य की दी गई संख्याओं की सत्यता की जांच करें, तो परिधि का मान 4967 योजन रखें इस फार्मूले में, व्यास का मान 1581.24 रखें, 0.42 रखें, और उनका जब आप गुणा करेंगे तो जो क्षेत्रफल मिल रहा है वो 78,53,000 के आसपास आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे दिया है 78,53,034, जो श्लोक में वर्णित युग गुण त्रिंसठ राष्ट्राद्यों से पूर्णतः मेल खाता। तीसरा पॉइंट है कंदुक जालवत, द बॉल एंड द नेट एनालॉजी। तो भास्कराचार्य ने जिस क्षेत्रफल को समझाने के लिए कंदुक जाल का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। यदि हम किसी गेंद या कंदुक पर लिपटे हुए जाल या संतरे के छिलके को उतारकर एक समतल सतह पर फैला दें, तो वह एक आयत, रेक्टेंगल या कई पट्टियों का रूप ले लेता है। भास्कराचार्य सिद्ध करते हैं कि इस फैले हुए क्षेत्रफल का कुल मान परिधि और व्यास के गुणनफल के बराबर होता है। यह इंटीग्रल कैलकुलस की प्रारंभिक समझ को दर्शाता है, जहां वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाला जाता है। मतलब ये कार्य करके उन्होंने उस समय प्रूव कर दिया था कि जो उन्होंने पाई डी स्क्वायर फार्मूला यूज किया है वो एकदम शुद्ध आंसर दे रहा, सही आंसर दे रहा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यह श्लोक प्रमाण है कि भास्कराचार्य को पृथ्वी के गोल होने का ही नहीं बल्कि उसके सटीक व्यास, परिधि और वक्रीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया का भी गहरा ज्ञान था। उनकी गणना आज के आधुनिक मानों के अत्यंत निकट थी। उसमें जो फार्मूला आप यूज करेंगे, क्योंकि आज की डेट में आप किलोमीटर में निकालते हैं, तो ध्यान रखिए 12 किलोमीटर प्रति योजन, अर्थात एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। इसको रखकर आप आज के किलोमीटर में आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का आंसर है गोल ज्योतिर्गणित 2025 के प्रश्न पत्र का। अगला पार्ट भी हम आपको इसके बाद बना के दे रहे हैं। धन्यवाद।